ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग ख्याति का मूल्यांकन का जो सेकेंड पार्ट है, पार्ट 2, उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं औसत लाभ की पद्धति, भारित औसत लाभ की पद्धति। पिछले क्लास में हमने सीखा कि ख्याति किसे कहते हैं, ख्याति के मूल्यांकन को असर करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो आज हम लोग आगे उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो वीडियो है बच्चे वो पार्ट 2 है। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे कि ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी पद्धति है। अभी यहाँ पे लिखा है कि ख्याति अदृश्य संपत्ति होने से उसका मूल्यांकन निर्धारित करने की विशेष पद्धति है। क्योंकि ख्याति तो क्या होता है बच्चे कि ये अदृश्य संपत्ति, लेकिन फिर भी उसका हम मूल आंकते हैं, ठीक है। तो मूल निर्धारित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 4 पद्धति का उपयोग करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ख्याति के मूल्यांकन का आधार पीढ़ी या धंधा के लाभ कमाने की क्षमता पर रहा हुआ है। अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि बताओ पीढ़ी का जो मूल्यांकन है या ख्याति का जो मूल्यांकन है उसका आधार क्या है, तो ख्याति के जो मूल्यांकन का आधार होता है बच्चे वो क्या होता है, पीढ़ी या व्यवसाय के लाभ कमाने की क्षमता पर होता है। जो बिजनेस ज्यादा लाभ कमाएगा उसकी ख्याति ज्यादा होती है, और जो बिजनेस कम लाभ कमाएगा उसकी ख्याति का मूल्य भी क्या होता है, कम होता है। तो ये जो ख्याति होता है बच्चे वो अदृश्य संपत्ति है। फिर और आपको पता है कि हर संपत्ति का मूल्य कुछ ना कुछ कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे हम ख्याति के मूल्य को हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने रुपए की ख्याति है। यहाँ लिखा है पीढ़ी या धंधा की भविष्य में लाभ कमाने की क्षमता, अर्थात भविष्य में कितना लाभ बना रहे उस पर निर्भर करता है। सही बात है, भविष्य में कितना लाभ बना रहेगा उस पर निर्भर करता है। जबकि भविष्य में ऐसा लाभ बना रहेगा या निश्चित करते समय आधार वर्ष के रूप में पिछले वर्षों के लाभ को ध्यान में लिया जाता है। मतलब भविष्य में कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो व्यवसाय है उसके पिछले वर्षों के कुछ लाभ को ध्यान में लिया जाता है। कहने का मतलब है बच्चे कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 9th 10th में पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो हम ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भविष्य में भी पढ़ने में कैसा होगा, वो अच्छा होगा ही, ठीक है। ऐसा ही हम पता कर सकते हैं। अगर उसका 9th 10th का रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड इतना अच्छा नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि आगे 11th 12th में उस बच्चे का भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम है, अगर बिजनेस का लाभ पिछले वर्षों का अगर अच्छा है तो आने वाले समय में भी उसका लाभ क्या होगा, अच्छा होगा, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। और उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, ख्याति की गणना करते हैं। ख्याति का जो मूल्य है वो निश्चित करने के लिए अलग अलग पद्धति है। तो यहाँ पे हम 4 पद्धति का पढ़ने वाले, और बोर्ड एग्जाम में बच्चे 4 पद्धति में से एक पद्धति आता है 4 मार्क्स का, ठीक है। ये 4 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहली जो पद्धति है वो औसत लाभ की पद्धति, ठीक है। कौन सी पद्धति है, औसत लाभ। दूसरा है भारित औसत लाभ की पद्धति, तीसरा है अधिक लाभ की पद्धति, और चौथा है लाभ के पूंजीकरण की पद्धति। तो सभी पद्धति को ध्यान से और अच्छे से हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे बच्चे औसत लाभ की पद्धति। औसत लाभ की पद्धति किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा है इस पद्धति में अमुक वर्षों के लाभ की औसत ध्यान में ली जाती है। कहने का मतलब कि जब हम इस पद्धति से ख्याति ज्ञात करेंगे तो पिछले कुछ वर्ष का हम लाभ को ध्यान में रखते हैं, ठीक है, और उसके औसत मूल्य को ध्यान में रखेंगे। और जो औसत को निश्चित किए गए वर्षों से गुना करके ख्याति की कीमत निश्चित की जाती है। जैसे हम समझते हैं यहाँ पे ऐसी धारणा की जाती है कि इतना लाभ कमाने में अमुक वर्ष लगेंगे, इसलिए धंधा खरीदने वाला औसत लाभ के अमुक वर्ष जितनी ख्याति का मूल्य चुकाने को तैयार होता है। कहने का मतलब अगर आप कोई पुराना बिजनेस लेंगे बच्चे, ठीक है, तो आपको ज्यादा रेट पे मिलेगा। लेकिन आप एक नया बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो उसका जो मूल्य होगा वो कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि क्या होता है कि नए बिजनेस में तो कस्टमर नहीं होते हैं ना, लेकिन जो पुराने बिजनेस होते हैं तो बताओ उनके तो कस्टमर ऑलरेडी तुम्हारे पास आएंगे, जो जिन्होंने उस दुकान का रेपुटेशन बना के रखा है, उनका मार्केट में इतना बड़ा नाम है, तो उस बिजनेस को अगर आप खरीदते हो तो उनके कस्टमर क्या होते हैं, आपके पास आते हैं। जब आपके पास आएंगे तो आपका प्रॉफिट होगा, आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा सेटअप मतलब बना बनाया जमा जमाया बिजनेस आपको मिल जाएगा। तो जब कभी भी पुराने बिजनेस की हम खरीदी करते हैं तो हमेशा क्या होता है, जितना उसकी कीमत होती है उससे एक्स्ट्रा पैसा हमको पे करना पड़ता है। अगर 10 लाख का बिजनेस है तो हो सकता है आपको 12 लाख रुपया पे करना पड़े।
तो जो 2 लाख एक्स्ट्रा वो लोग पैसे आपसे लेंगे वो किस चीज का लेंगे, वो ख्याति का लेंगे, गुडविल का लेते हैं, है ना, जो जिन्होंने अपने मेहनत से उस बिजनेस का नाम बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करेंगे। तो इसमें 2 फार्मूला है, अगर एग्जाम में आता है औसत लाभ की पद्धति, तो इसमें से आप 2 फार्मूले यूज कर सकते हैं। पहला औसत लाभ, औसत लाभ का फार्मूला होता है दिए गए वर्ष का कुल लाभ बट्टे वर्षों की संख्या। पिछले जितने भी वर्ष का लाभ होगा सबको प्लस कर देंगे और जितने भी वर्ष होंगे 4, 5 उससे भाग दे देंगे। और ख्याति निकालने का क्या होता है बच्चे फार्मूला, औसत लाभ गुनी ख्याति के वर्ष निश्चित किए गए वर्ष जिसको बोलते हैं, या ख्याति के खरीदी के भी वर्ष बोल सकते हैं। तो ख्याति ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, जो औसत लाभ आएगा उसको हम गुना करेंगे खरीदी के वर्ष। खरीदी के वर्ष का मतलब होता है बच्चे कि जब हम बिजनेस को बेचेंगे तो आने वाले 3-4 वर्ष का जो प्रॉफिट होगा ना उसको भी हम क्या करते हैं यहाँ पे गुना कर देते हैं। मतलब अगर मान लिया कि एक नया, समझो कि एक पुराना बिजनेस अगर मैं किसी को बेच रहा हूँ, तो मुझे अगर ऐसा लगता है कि जो मेरे कस्टमर है वो इनके दुकान पे आने वाले 3 या 4 वर्ष तक तो आते रहेंगे। अगर सपोज मैं नई भी हूँ बिजनेस में तो भी मेरे जो कस्टमर है वो तो उस बिजनेस में आएंगे। जब वो बिजनेस आएंगे तो कितने वर्ष तक आ सकते हैं इसका अनुमान लगाते हैं। अगर मुझे लगता है कि मेरे कस्टमर इनके दुकान में 3 या 4 वर्ष तक आ सकते हैं तो उसी को हम खरीदी के वर्ष के रूप में गिनते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित माहिती से नीलेश और निकुंज की साझेदारी पीढ़ी की ख्याति की कीमत पीढ़ी के अंतिम 5 वर्ष के औसत लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पे गिनना है। 3 वर्ष का मतलब कि भविष्य में 3 वर्ष तक हमारे कस्टमर उस दुकान में जाएंगे, ठीक है, या इस बिजनेस को आने वाले 3 वर्ष तक हमारा प्रॉफिट मिल सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंतिम 5 वर्ष का यहाँ पे लाभ दिया है कि 2011-12 में 2 लाख है, 12-13 में देखो 2,10,000 है, 13-14 में 1,90,000, 14-15 में 2,15,000 और 15-16 में 2,20,000। तो इस लाभ को हम क्या करते हैं बच्चे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 2 चीजें ध्यान में रखना है, अंतिम 5 वर्ष का लाभ दिया हुआ है तो इससे हम लोग औसत लाभ निकालेंगे, और ख्याति के जो खरीदी के वर्ष है वो कितना दिया हुआ है बच्चे, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो वर्ष है इसके कुल लाभ को प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो लाभ है बच्चे इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो जब इसको आप प्लस करेंगे तो लाभ मिलेगा 10,35,000। और हमने बताया था कि औसत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, कुल लाभ बट्टे वर्ष की संख्या, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल लाभ है 10,35,000 और वर्ष की संख्या कितना है बच्चे, तो यहाँ पे 5 वर्ष है, ठीक है। तो 5 से भाग दे देंगे तो औसत लाभ कितना मिलेगा, 2,07,000, ठीक है। फिर ख्याति का फार्मूला हमने क्या बताया था, तो सर ख्याति का फार्मूला औसत लाभ गुनी खरीदी के वर्षों की संख्या। तो औसत लाभ हमारा आया 2,07,000 गुना खरीदी के वर्ष कितने बच्चे, तो यहाँ पे देख सकते हो खरीदी के वर्ष 3 है, तो आप 3 से गुना कर देंगे तो फिर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से गुना कर देंगे बच्चे, तो जो भी आंसर होगा आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर मैं इसको गुना करूंगा तो मेरे हिसाब से 6,21,000 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 6,21,000। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे, ख्याति हो जाएंगे, ठीक है। ये आप लिख लेना 6,21,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है उसको बोलते हैं भारित औसत लाभ की पद्धति। भारित औसत लाभ की पद्धति में क्या होता है कि जैसे अभी हमने सरल औसत लाभ की पद्धति में के दौर दिशा को ध्यान में नहीं लिया जाता, कई बार लाभ में सतत वृद्धि, ये याद रखने बच्चे कि भारित औसत लाभ का उपयोग करते तो जब लाभ में क्या हो, सतत वृद्धि का दौर देखने को मिलता है, तो ऐसे संजोग में क्या होता है, नजदीक के जो वर्ष होते हैं, नजदीक के जो वर्ष होंगे उसको लाभ को अधिक भार देते, क्या देते बच्चे, भार, ठीक है। और उससे पहले वाले जो लाभ होगा उसको हम क्या करेंगे, कम भार देंगे, फिर उससे जो पहले होगा उसको कम, ऐसा करके हम भार देते। तो भारित औसत लाभ में क्या होता है कि आपसे पूछेंगे कि भारित औसत लाभ का उपयोग कब करते, तो आपको बस इतना ही बताना है कि जब लाभ का दौर हमेशा बढ़ता जाए या फिर घटता जाए, दोनों होता है, या तो लाभ बढ़ रहा है या तो घट रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, भार देते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा भार किसको देंगे, तो जो सबसे नजदीक का वर्ष होता है उसको हम ज्यादा भार देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि भारित औसत लाभ की पद्धति में हम लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 4 वर्ष है और समझे कि यहाँ पे लाभ दिया हुआ बच्चे, तो इसको हम क्या करेंगे, जो सबसे पुराना वर्ष है उसको सबसे कम भार देंगे, जो सबसे नजदीक का वर्ष है, सबसे नजदीक का वर्ष यहाँ पे आप देखो तो 15 और 16 है,
तो 15-16 को हम बाहर देंगे 4, फिर इसको देंगे 3, फिर इसको देंगे 2, फिर यहाँ पे देंगे 1। ठीक है, इस तरीके से बाहर देते हैं। फिर उसके बाद इसका गुणनफल यानी गुना करते हैं, तो क्या मिलेगा, भारित लाभ। तो भारित लाभ निकालने के लिए क्या करना है, लाभ और भार को आपस में क्या करेंगे हम लोग, इसको गुना कर देंगे, तो क्या मिलेगा, भारित लाभ। ठीक है, फिर कुल भार मिलेगा। कुल भार मतलब ये प्लस करेंगे तो कुल भार होता है टोटल। अब यहाँ पे देखो भारित औसत लाभ अगर ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला होता है कुल भारित लाभ बट्टे कुल भार, ये याद रखना है। ठीक है, फार्मूले तो बच्चे आपको एकदम बाई हार्ट कर लेना अच्छे से। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि भारित औसत लाभ का फार्मूला क्या है तो कुल भारित लाभ बट्टे कुल भार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख्याति निकालना है तो भारित औसत लाभ गुनी खरीदी के वर्षों की संख्या, दो फार्मूले आपको अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, अब इस टाइप पे क्वेश्चन करते हैं तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित माहिती से मीना और भद्रेश की साझेदारी पीढ़ी की ख्याति की कीमत की गणना अंतिम 5 वर्ष के भारित औसत लाभ की 3 वर्ष की खरीदी, देखो यहाँ पे दिया ना कौन कितनी वर्ष है, खरीदी के वर्ष कितने बच्चे, 3 है। अब देखो यहाँ पे 5 वर्ष का लाभ दिया, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि लाभ बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि पहले साल 80,000 है, फिर 1,20,000, देखो बढ़ गया है, फिर 1,40,000 वापस बढ़ा बच्चे, फिर वापस 1,60,000 हुआ है, फिर 1,70,000। तो यहाँ पे तुम बोल सकते कि सर यहाँ तो लाभ हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब लाभ बढ़ता है तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, भार देते। और क्वेश्चन में बोला भी है कौन सी पद्धति से बनाना है, भारित औसत लाभ की पद्धति। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले वर्ष लिख देंगे बच्चे 2017 तक, फिर उसका लाभ लिख देंगे यहाँ पे 80,000, 1,20,000, 1,40,000, फिर 1,60,000, 1,70,000। फिर हमने बताया था भार देना, तो बताओ सबसे नजदीक का वर्ष कौन सा है, 16-17। तो 16-17 को हम ज्यादा भार देंगे, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसा घटते क्रम में दे देना। ठीक है, लेकिन खास बात याद रखना है जो नजदीक का वर्ष होगा ना उसको हम ज्यादा भार देंगे। ठीक है, 5 भार कब देना है, तो जब लाभ हमेशा बढ़ता जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे, भारित लाभ निकालना है। तो मैंने बताया था 80,000 को 1 के साथ क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे तो 80,000 आएगा। फिर 1,20,000 को 2 से गुना करेंगे तो 2,40,000 आएगा। फिर 1,40,000 को 3 से गुना करेंगे तो 4,20,000 आएगा। फिर 1,60,000 को 4 से गुना करेंगे तो 6,40,000 आएगा। इस तरीके से ये टोटल आ जाएगा 22,30,000। और भार कितना हो जाएगा बच्चे, 15। जब आप इसको प्लस करेंगे तो 15 आएगा। अब भारित औसत लाभ का फार्मूला लगाएंगे तो कुल भारित लाभ बट्टे कुल भार, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अब बताओ कुल भारित लाभ कितना है, तो सर कुल भारित लाभ तो 22,30,000 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 22,30,000। और कुल भार कितना है, 15। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा पॉइंट में। ठीक है, 1,48,666.67। तो इसको तुमको राउंड फिगर में लिख लेना, तो राउंड फिगर में 667 रुपया ऐसा। ठीक है, अब ख्याति निकालना है तो ख्याति का फॉर्मूला क्या है, भारित औसत लाभ गुने ख्याति के वर्षों की संख्या। तो भारित औसत लाभ कितना मिला बच्चे, तो सर 1,48,667 मिला। और खरीदी की वर्ष देखो यहाँ पे दिया था, कितना दिया था, तो सर खरीदी के जो वर्ष थे वो तो 3 है, तो 3 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 4,46,001 रुपया। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारित औसत लाभ इस तरीके से हम बनाते हैं। ओके बच्चे, तो आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। फिर आगे इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन भी बच्चे होमवर्क के रूप में आप कर सकते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने दिए हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस करना। अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन भी आपको दे देंगे। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू।